अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकालमा में अरूज रज़ा आपको खुशामदीद कहती है। नाज़रीन, आज सियासत के ऊपर, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर तो हम उस तरह बात नहीं करेंगे कि जैसे हम हर रोज़ करते हैं और करंट अफेयर्स के ऊपर बात करते हैं। आज हम थोड़ी सी बैनुल-अक़वामी सियासत के ऊपर बात करेंगे और कुछ बड़े ममालिक की, सुपर पावर्स की, मुख्तलिफ छोटे ममालिक के ऊपर जो उनकी इजारादारी है उसके ऊपर बातचीत करेंगे और उनका जो इन्फ्लुएंस है उन ममालिक के ऊपर, उसके ऊपर बातचीत करेंगे और उन ममालिक में जारी दहशत गर्दी के ऊपर भी बातचीत करेंगे कि उसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमा है। सोमालिया में, मोगादिशु में आज 102 बम धमाके हो जाते हैं और 300 से ज़ायद हलाकतों की अभी तक तस्दीक हो चुकी है। जिम्मेदारी वहाँ की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल शहाब, उसने एक्सेप्ट की। पूरे मीडिया में जिस तरह बात होनी चाहिए थी नहीं हुई है, शायद इसलिए कि वो एक गरीब अफ्रीकी मुल्क है जिसकी वजह से उसको उस तरह कवरेज नहीं मिल पाई है। लेकिन हमने सोचा है कि ये इंसानी हुकूक का एक अहम मामला है और हम सोमालिया के साथ खड़े हैं और आज हम उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। दूसरे नंबर पर आज अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ सामने आया कि अफगानिस्तान में इंडिया के रोल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिर ऐसा इंडिया का क्या रोल है अफगानिस्तान में जिसकी वजह से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी जानिब जो दहशत गर्दी है वो भी अफगानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ आती है और जब भी पाकिस्तान या अफगानिस्तान में कोई दहशत गर्दी होती है तो उसका सारा मलबा जो है पाकिस्तान को अकेले फेस करना पड़ता है। कौन से अवामिल कार फरमा है इस खित्ते में जारी दहशत गर्दी में, या फिर कुछ गरीब अफ्रीकी ममालिक के ऊपर, उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और इसके अलावा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे थोड़ा सा इस्लामाबाद के ऊपर, हम बातचीत करेंगे और वो बातचीत यह है कि इस्लामाबाद में जो पुराने कदीम और इंतहाई नायाब दरख्त है वो बहुत ज़्यादा तादाद में काटे जा चुके हैं। और कल की अगर आप खबरें देखें, अखबार देखें तो एम्बेसी रोड के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में बड़ी बेदर्दी से जो दरख्त हैं उनको काटा गया और सीडीए की तरफ से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, किसी ने कोई अपना मौक़िफ़ पेश नहीं किया कि आखिर ये किसके कहने पे दरख्त जो हैं काटे गए हैं। और इसके अलावा रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रहने वालों को पता है कि हर रोज उनको किस तरह ट्रैफिक जैम में जलालत का सामना करना पड़ता है। 6 से 8 घंटे की ट्रैफिक जैम है और वहां पे कोई ट्रैफिक को संभालने और कंट्रोल करने वाला नहीं है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों के लिए ये इंतहाई दुख और तकलीफ की बात है कि जब भी कोई मजहबी जुलूस हो, जलसा हो या फिर कोई धरना हो, एहतजाज हो तो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे बंद कर दी जाती है। क्या इस्लामाबाद में मुतबादल जगहें नहीं है या फिर जो ट्रैफिक का सिस्टम है वो फेल हो चुका है, या इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस जो है उसमें अहलकार बहुत कम है कि वो वहां पे पहुंच नहीं पाते, ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये सारी बातें होंगी आज के मुकालमा में। लेकिन मुकालमा शुरू करने से पहले और अपने जो मेहमानाने गरामी हैं उनका तारुफ करवाने से पहले मुझे कहा जा रहा है कि मैं एक अजान ब्रेक ले लूं। अजान ब्रेक से जब मैं वापस आऊंगी तो सबसे पहले आपका तारुफ करवाऊंगी अपने मेहमानों के साथ। कहीं मत जाइएगा, आज के मुकालमा में इंतहाई जरूरी अमूर के ऊपर बातचीत होगी। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुकालमा रोज न्यूज़ टीवी पर और मेरा नाम अरूज रज़ा है। और प्रोग्राम में हमने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि आज की 2 इम्पॉर्टेंट स्टोरीज हैं इंटरनेशनल और इस्लामाबाद के हवाले से हम बात करेंगे। आज इंटरनेशनल लेवल पे अफ्रीकी ममालिक और जो चंद इस्लामिक ममालिक है वहाँ पे किन बड़े ममालिक की इजारादारी है और वो क्या चाहते हैं और वहाँ पे टेररिज्म के क्या अवामिल हैं, क्या असबाब हैं और उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद की ट्रैफिक और इस्लामाबाद के जो दीगर मसाइल है, स्पेशल जो दरख्त काटने की मुहिम जारी है, वो इस्लामाबाद में दरख्तों का जो कत्ले आम किया जा रहा है इन ट्रू वर्ड्स, मुझे इसको ठीक तरह से कहने दीजिए, उसके ऊपर भी बातचीत होगी कि आखिर ये कौन लोग हैं, जिम्मेदार हैं जो ये कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर मोहम्मद खान सिनियर तज्जियाकार हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर और पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर के जितनी भी दहशत गर्दी के असबाब हैं या असरात होते हैं उनके ऊपर उनकी स्पेशल नज़र है। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद अनवर, चेयरमैन लिबरल फोरम पाकिस्तान। सर, आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग प्रोग्राम में शामिल हुए। सर, आपसे शुरू करूँगी मैं।
सर, मीडिया की खामोशी जो है वो अब कोई नई बात नहीं रही। आज आपने देखा कि सुबह सवेरे एक इत्तला मिली कि सोमालिया के कैपिटल मोगादिशु में 2 बम ब्लास्ट होते हैं और 300 से ज़ायद अब तक हलाकतों की तस्दीक हुई है और 300 से ज़ायद ही ज़ख्मी हैं। लेकिन मीडिया में उस तरह बात नहीं आई जिस तरह आनी चाहिए थी। शायद इसके पीछे ये वजह है कि वो एक गरीब अफ्रीकी मुल्क है और वहाँ पे टेररिज्म भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि गरीब ममालिक, इस्लामी ममालिक या फिर अफ्रीकी ममालिक में टेररिज्म के क्या असबाब हो सकते हैं और वहाँ पे टेररिज्म क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरूज, यकीनन पाकिस्तानी मीडिया की सोमालिया के बारे में खामोशी मानी खेज़ है। उसकी वजह यह है कि सोमालिया हमारा एक मुसलमान मुल्क है और बड़ा अरसा जो सोमालिया है ये दहशतगर्दी का शिकार भी रहा है। लेकिन मैं कुछ इसकी सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जो सोमालिया की एक्सप्लॉइटेशन की जा रही है, मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। 1990 की दहाई जब शुरू होती है, 1991, 92 और 93, तो सोमालिया में एक अनरेस्ट आया, बहुत बड़ा अनरेस्ट आया। और उस अनरेस्ट में अमेरिका की फौजें वहाँ मूव कर गई और यूएन मिशन के तहत, यूनाइटेड नेशन जो एक मिशन होता है, पीस कीपिंग का मिशन है, उसके तहत गए। फिर आपने देखा कि पाकिस्तान का भी एक ब्रिगेड गया वहाँ पे, 3 बटालियंस गई हमारी, और बाकी ममालिक की अफवाज भी थी। सोमालिया के जो मुख्तलिफ ग्रुप थे वो लोग अमेरिकन के इतने ज़्यादा मुखालिफ हो गए कि अमेरिकन की जितने भी स्पेशल फोर्सेस थी उन पे अटैक शुरू हो गए। यहाँ तक कि अमेरिका के कई दिनों तक एक पूरा ब्रिगेड जो था टैंकों समेत, बिल्कुल जो आर्मड ब्रिगेड था, वो सारे का सारा जो है वो अंडर सीज हो गया सोमालिया के लोगों ने। अब इस सारी चीज़ की वजह ये नहीं है कि वो अमेरिका के खिलाफ थे या यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के खिलाफ थे, ऐसी बात नहीं थी। इस सारी चीज़ का मकसद ये था, सोमालिया ऑयल और गैस के हवाले से, नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से एक बहुत रिच कंट्री है। ठीक है, वहाँ पे अभी बदकिस्मती से गुर्बत है, आजकल जो दहशतगर्दी का एक बाजार गर्म है, लेकिन उसमें जितने रिसोर्सेज हैं, और अमेरिका उन्हीं रिसोर्सेज के लिए यूएन मिशन वहाँ उन्होंने प्लान किया। सबसे पहले वहाँ इंस्टेबिलिटी काज की गई और उसके बाद वहाँ यूएन मिशन प्लान किया गया। अब जब वहाँ के लोगों को एहसास हुआ कि अमेरिकन किसी खास सेगमेंट को, किसी खास एरिया को लुक आफ्टर कर रहे हैं और उनकी नज़र हमारे रिसोर्सेज पे है, तो वहाँ पे उन्होंने उनको सीज कर लिया, उनको मारा भी। उस वक्त पाकिस्तान की जो अफवाज है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान का जो ब्रिगेड है, मुझे याद है कि उस वक्त हम कैप्टन होते थे, तो उन लोगों ने फिर इन सारों को एवोक्यूएट किया और बड़ी मुश्किल से, ये जो अमेरिकन फौजें हैं जो अपने आप को समझते हैं ना कि हम पूरी दुनिया के माफज हैं या पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करने के अहल हैं, तो ये लोग दुम दबा के भागे थे। इनको इसी पाकिस्तानी फौज ने रेस्क्यू किया था। अब थोड़ा सा मैं अमेरिकन को याद दिलाना चाहता हूँ कि इन्हीं पाकिस्तानी फौज ने उनको वहां से रेस्क्यू किया था और इसी पाकिस्तानी फौज ने 2012, 13, 14, 15 तक जो अफगानिस्तान से जब ये विड्रा हुए या ड्रॉ डाउन उन्होंने किया, इसी पाकिस्तानी फोर्स ने इनकी इज्जत रखी। बिल्कुल। और ये ड्रॉ डाउन हुआ इनका। आज जो कह रहे हैं ना हम 3 से 5 हज़ार फौजें और भेजेंगे, उस वक्त 150 फौज इनकी कुछ नहीं कर सकी, तो आज ये क्या भेजेंगे। बहरहाल हम वापस सोमालिया पे आते हैं। तो यकीनन मैं आपको बताऊं कि सोमालियंस को इंटरनेशनली खास करके बड़ी ताकतों का एक जो एजेंडा है, क्योंकि सोमालिया में और अफ्रीका के बेशुमार ममालिक में इस वक्त चाइना ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। अब वो जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है, चाइना चाहता है कि जितने अफ्रीकन ममालिक हैं उनमें चूंकि मिनरल्स हैं, ऑयल एंड गैस है और ये चाइना की ज़रूरत है, इसको काउंटर करने के लिए जो मगरबी ब्लॉक है अमेरिका के अंडर, और फिर अमेरिका के साथ साथ भारत को अमेरिका ने इनकरेज किया है कि ये लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और इस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ चाइना का जो एक असर रसूख बढ़ता जा रहा है उसको काउंटर करें। बेसिकली ये अमेरिका और भारत का अलायंस है और कुछ इसमें बाकी मगरबी ममालिक भी हैं। अब इन सारी चीज़ों को जब वो देख रहे हैं कि सोमालियंस अपनी तरक्की करने के पीछे हैं, चाइना के साथ हाथ बटा रहे हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। ये जो शबाब मिली और ये इस तरह के जो तंजीमें हैं, इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि दहशतगर्द तंजीमें, ख्वाह वो अलकायदा हो, ख्वाह वो ISIS हो, ख्वाह ये शबाब हो, या किसी तरह की इस्लामी दुनिया में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनके पीछे बड़ी ताकतों का हाथ है। उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि हमेशा जब बड़ी ताकतें कुछ करती हैं तो पहले वहाँ पे एक काज क्रिएट करती हैं, एक वजह क्रिएट करती हैं। वहाँ पे भी एक वजह क्रिएट की गई और वो वजह क्रिएट होने के बाद वो फिर अपनी फौजें वहाँ भेजती हैं, अपने वहाँ के रिसोर्सेज फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं और यूँ ये सारा सिस्टम चलता है। सोमालिया के हट के अगर हम कांगो और बाकी ममालिक में जाएं तो वहाँ पे मैं आपसे गुजारिश करूँगा, यूएन की फोर्सेज जो हैं किसी खास इलाके में डिप्लॉयड होती हैं और जहाँ पे लोग आपस में लड़ रहे हैं
ان کو کوئی لک آفٹر نہیں کرتا, نہ ان کو کوئی غذا دیتا ہے. ساری چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ جو ریسورسز کے علاقے ہیں وہاں پہ جہاز آتے ہیں, جہاز بھر کے وہ ڈائمنڈس ہو, ربر ہو, گولڈ ہو, یا پھر باقی منرلز جو ہیں بڑی قیمتی قیمتی جو دھاتیں ہیں, وہ ساری کی ساری امریکہ جا رہی ہوتی ہیں, برطانیہ جا رہی ہوتی ہیں, اور جو یورپ کے بڑے بڑے کیپٹلز ہیں وہاں جا رہی ہوتی ہیں. یہ ساری ایک انٹرنیشنل گیم ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں مسلمانوں کو بے شمار ریسورسز دیے ہیں, شاید عقل سے نوازا نہیں, یا کیا وجہ ہے عقل کا استعمال ہم نہیں کر رہے ہیں. ہمارے ریسورسز کا استعمال ہمیں لڑا کے آپس میں مسلمان کو مار رہا ہے, اور یہ ساری چیزیں پھر اس طرف جا رہی ہیں جہاں پہ جس کو کہیں کور کنٹریز اس کو انجوائے کرتی ہیں, اور ہم غریب کے غریب ہی رہ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. پروگرام میں شامل کریں گے ہم چیئرمین لبرل فورم پاکستان محمد انور کو. سر, کل آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی وے جو ہے مکمل چوک تھی, مکمل ٹریفک جیم, 4 سے 6 گھنٹے کی وہاں پہ ٹریفک جو ہے وہ بند رہی, اور بتایا گیا کہ وہاں پہ کوئی جلسہ تھا, کوئی جلوس تھا, اور جو ٹریفک اسلام آباد کی طرف رواں دواں تھی ملک کے دوسرے حصوں سے, وہ ساری وہاں پہ کھڑی تھی, اور یہاں سے اسلام آباد سے جو راول پنڈی کی طرف جو جا رہی تھی ٹریفک, وہ بھی ساری وہیں پہ بلاک تھی. تو یہ جلسے جلوس سارے کے سارے جب بھی ہوتے ہیں, احتجاج ہوتے ہیں یا پروٹیسٹ ہوتا ہے, یہ سب کو جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے یہ اسلام آباد ہائی وے کی جگہ ہی کیوں دیتی ہے؟ کیا اسلام آباد میں اس کے متبادل کوئی جگہ نہیں ہے؟ کیا شہریوں کے جو فریڈم آف موومنٹ کا ایک رائٹ ہے, ہمارا رائٹ ہے ہمارا موومنٹ کا, وہ کب تک وائلیشن ہوتی رہے گی؟ آپ نے پروگرام میں موقع دیا. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ فریڈم موومنٹ اسی وقت کرٹیل ہو جاتی ہے جب ہماری پولیس خود ہی راستے بند کر رہی ہوتی ہے. حالانکہ ٹریفک اگر کوئی جلوس بھی آ رہا تو اس کو ایک رو پہ چلتے جائیں, جلوس ادھر چلتا جائے, اور اس کے بعد باقی جو ہے وہ ٹریفک جو ہے وہ باقی اگر 4 رویا جو اس طرح ہماری مین جو روڈ ہے وہ 4-5 رویا ہے, اس میں 2 رویا بھی اب چل رہے ہوں, باقی ٹریفک آگے چلتی جائے. لیکن ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ ہماری ایک وی اے پی موومنٹ ہے, مختلف کازز ہیں اس کے, صرف یہ پروٹیسٹ نہیں ہے, پروٹیسٹ کے علاوہ بھی ہماری وی آئی پی موومنٹ ہے. تو ہمارے ایئرپورٹ سے پہلے ہی ناکہ لگا دیتے ہیں, کون آ رہا ہے جی, بھئی یہ بتانا بھی ہمارے لیے جی وہ سیکورٹی جو ہے وہ تھریٹ ہے کہ ہم بتائیں گے نہیں کون جا رہا ہے جی. 2 گھنٹے, گھنٹہ, آدھا گھنٹہ جب تک وہ وی آئی پی جو یا وی آئی پی آگے نہیں گزرتے, آگے وہ ٹریفک وہ چل رہی ہوتی ہے. اس کے بعد دوسرا نیکسٹ جو ہوتا ہے وہ ناکے لگائے ہوئے ہیں جو چیکنگ کے لیے, چیکنگ کے بہانے میں ہیں. ہمارے جو شہر میں جو مور امپارٹنٹ روڈز ہیں, صبح صبح جب لوگ امپلائمنٹ کے لیے اپنی نوکریوں کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, خاص طور پر راول پنڈی سے اسلام آباد میں جب انٹر ہو رہے ہوتے ہیں, وہ اس طریقے سے ہے کہ آپ کسی نو وہ ایریاز میں جا رہے ہیں. وہ اس طرح ہے کہ جی حالانکہ وہ روڈیں بھی بنا دی, کیمرے بھی لگ گئے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک ایسی گاڑی جو پرانی ہوگی یا کوئی جو باہر سے لاہور کا نمبر ہے وہ اس کے بلا کے ہاں جی آگے آ جاؤ بھائی, اس کے کاغذ چیک کرو. حالانکہ ان کا کام کاغذ چیک کرنا نہیں ہے, وہاں جو روڈ کھڑی ہوئی ہے ان کا کام ایسا نہیں ہے. ان کا کام صرف یہ ہے کہ ٹریفک کو دیکھیں کوئی اس میں ٹیررسٹ تو نہیں انٹر ہو رہا. بالکل وہ ٹریفک پولیس بھی اس وقت نہیں ہے. ٹریفک پولیس اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے جا کے کھڑی ہوگی, وہ جو کاغذ کی آپ نے سیل بیلٹ نہیں باندھا ہوا. حالانکہ ٹریفک پولیس کا کام جو ہے وہ فیسلٹیٹ کرنا ہے لوگوں کو, نہ کہ ان کی. لیکن یہاں پہ جب ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے محمد انور صاحب, تو اس وقت تو کوئی ٹریفک وارڈن آپ کو نظر نہیں آئے گا, کوئی پولیس نظر نہیں آئے گی, کوئی ایمبولینس نظر نہیں آئے گی, سوائے ان کے جو اسٹرک ہیں وہ آگے کھڑا ہوگا, آپ کو آگے کھڑا ہوگا, آپ کی سپیڈ چیک کرنے کے لیے کھڑا ہوگا. جو وہاں گھنٹہ وہ اس نے لگایا اس کو سپیڈ چیک کرے گا, اور سیم ٹائم اس کے آگے نیکسٹ جو ہے وہ آگے کھڑا ہوگا تاکہ جی سیٹ بیلٹ نہیں باندھا جائے, آپ کا چلان کر لوں. اسلام آباد کی انتظامیہ کہاں ہے؟ وہ کیوں اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے کو ہر ہفتے بند کروا دیتی ہے؟ میں یہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں کہ اسے ہمارے جو انسانی حقوق ہے پامال ہو رہے ہیں. وہ بالکل ہو رہے ہیں. انتظامیہ جو ہے ہمارے پہلے اسلام آباد کے ایک بڑے تیموری صاحب تھے, ٹریفک میں تھے, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سارے ایون کے لائنز میں آپ اشارے پہ چل رہے ہیں, کر رہے ہیں. لیکن اب پھر وہی ہنگامہ ایک بنا ہوا ہے جس میں کوئی بھی اس میں کیئرفلی نہیں, پولیس مطلب پولیس کا کام صرف ٹریفک کو یا ایک ڈسپلن کرنا نہیں ہے, تو ان کا کام صرف یہ ہے کہ ہارڈلز کریٹ کرو, میکسیمم جو لوگوں کو جتنا رش لگا ہوگا اتنا وہ ہوں گے. ایون کہ فیض آباد میں صبح کوئی بھی اگر ٹیررسٹ خدا نخواستہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, کم از کم اس میں جو ہے 1 کلومیٹر تک لائن لگی ہوتی ہے, سیم یو ٹرن بنے ہوئے ہیں. اور پھر کنسٹرکشن کا ایسا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. ابھی آپ شارع کشمیر آپ دیکھ رہی ہیں, ابھی پہلے موٹر وے پہ یہ جو شارع کشمیر ہے, پشاور موڑ سے ایون کہ نس تک یا گولڑ موڑ تک وہ 5 سال تک وہ روڈ بنتی رہی ہے. وہ روڈ بنی ہے, اس کے بعد 1 سال کا گیپ آیا, اس کے بعد پھر وہ سٹارٹ کر دیا.
क्या इस्लामाबाद की प्लानिंग इतनी पूर्ण है कि वो हर साल के बाद आर्किटेक्ट ला रहे इस्लामाबाद हैं? की प्लानिंग के ऊपर तो सर और भी बड़े सवालात उठ रहे हैं, स्पेशली दरख्त जो काटे जा रहे हैं। एम्बेसी रोड पे आप जाके देखें, वहां पे जितने नायाब और कदीम दरख्त है उनका इतनी बेदर्दी से उनको काटा गया है कि कोई पूछने वाला नहीं। और जब हम फोन करते हैं सीडीए को तो वहां पे कोई हमारी बात का जवाब नहीं दे रहा, कोई सुन नहीं रहा, फोन नहीं ले रहे वो। शक्करपड़ियां जो I8 का जो चौक है, ये 1.5-2 साल पहले जो है वहाँ कम से कम जो है कुछ 500-600 दरख्त काटे गए और उसके साथ ये कहते हैं कि हमने लगा दिए दरख्त। इवन कोई इतने दरख्त नहीं लगते। एक दरख्त अगर 10 साल की एज का या 20 साल की एज का उतारा हुआ है, उसकी जगह पे आप जो है वो 6 महीने का पौधा लगा देते हैं। का माली आता है तो वो उसको उतार के ले जाता है, बिल्कुल हटा देता है। 7th एवेन्यू का आपके सामने है, 7th एवेन्यू में जितने दरख्त काटे गए थे, अभी भी 7th एवेन्यू में वो वाले 10 साल हो दरख्त नहीं लगाए गए। 7th एवेन्यू को बने हुए कोई भी अभी तक वहां दरख्त नहीं। बिल्कुल ठीक है सर, वापस आते हैं आपकी तरफ। इंडिया का अफगानिस्तान में जो किरदार है उसको लेके पाकिस्तान जो है उसको काफ़ी परेशानी है, और आज उन्होंने कहा कि इंडिया का अफगानिस्तान में जो किरदार है उसके ऊपर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दी की इस जंग में पाकिस्तान ने चूंकि सबसे ज़्यादा कुर्बानियां दी हैं, ये जंग हमारी नहीं थी, 9/11 के बाद हमारे सर पे ये मंड दी गई है ये जो जंग है, लेकिन इस जंग में सबसे ज़्यादा कुर्बानियां भी हम दें इंटरनेशनल लेवल पे, फिर उसको एक्नॉलेज भी ना किया जाए, हमें खुद बताना पड़ता है। आज भी आपने देखा कि हमारे जो कैप्टन हसनैन है और उनके साथ जो 4 FC के एहलकार थे, आज नमाज जनाजा भी उनकी हो गई। तो क्या हम इसी तरह दहशतगर्दी में हर घर से हमारे बच्चे जो हैं, जवान बच्चे जो हैं, शहीद होते जाएंगे? ये कब जाके ये मामलात रुकेंगे? और स्पेशली इस हवाले से बताइएगा कि अफगानिस्तान कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए, और अफगानिस्तान में इंडिया का क्या किरदार है? और बात ये, सबसे पहले तो मैं कहूँ कि आज जो कैप्टन हसनैन की शहादत हुई है और उसके साथ बाकी 4 जवानों की शहादत हुई है, गुजारिश है कि इस तरह बेशुमार हमारे नौजवान ऑफिसर्स, जवान, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर आए दिन शहादत उनको मिलती है। ठीक है, रुतबे के हिसाब से मैं कहूँ बहुत बड़ी बात है, लेकिन उन माओं से, उन बीवियों से, उन बच्चों से जब पूछा जाए कि उनकी क्या हालत है, उनकी गम से कितने नडाल हैं। जब इसी हसनैन की मैं आपसे कहूँ कि कैप्टन हसनैन का एक बेटा 6 महीने का है, बिल्कुल, और कल जब ये शहादत हुई तो उससे पहले वो अपनी बेगम से बात करके, तो उसी दौरान उसको पता चला कि उसके कुछ जवानों पे अटैक हो गया, IED का ब्लास्ट हुआ, और फिर जब वो गया तो वो सेकंड IED उस पे जो है ब्लास्ट हुई। बात ये है कि ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानियां लगातार देती जा रही हैं। ठीक है, इसी पे उन सारे ख़ानदानों का सर फ़ख्र से बुलंद है, पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद है। लेकिन जब ये ट्रेंड मैन पावर आपकी जब इस तरह ज़ाया हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि इस पे भी हमें हिसाब सर LOC की वायलेशन देखें, पिछले कुछ सालों में 111 से ज़ायद मरतबा मतलब LOC के ऊपर फायरिंग हुई है। हमारे कितने शहरी जो हैं वो शहीद हुए, इसमें पैरालाइज हैं। हाँ, पैरालाइज हैं। बच्चा कल जो नकियाल सेक्टर पे शहीद हो गया, अपने घरों में सोए हुए बच्चे, खेलते हुए बच्चे, पीछे कोटली में मैं खुद चूंकि उन लोगों से मिला तो उन्होंने कहा जी वो एक ब्रिगेडियर साहब हैं कि सैन में आके हिंदुस्तान की फौज की गोलियां गिरी और वहां से बहन भाई दोनों शहीद हो गए। नौजवान बच्चे भी नहीं, बहुत छोटे बच्चे। बहरहाल अभी उस किरदार पे आते हैं जो हिंदुस्तान का किरदार है अफगानिस्तान पे, और पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली जो अमेरिका को एक बात बताने की और बावर कराने की कोशिश की है, क्योंकि जो ट्रंप की पॉलिसी है, ट्रंप ने 21 अगस्त को जो एक पॉलिसी दी उसमें 3 चीजें उसने कही। पाकिस्तान को तो उसने अक्यूज किया, अफगानिस्तान पे भी कुछ उसने कहा कि डूज और डू नॉट्स पे उसने बातचीत जरूर की, लेकिन हिंदुस्तान के हवाले से ट्रंप ने जो बात की कि हिंदुस्तान के रोल को इनहांस करने की बात की। और यही चीज़ पाकिस्तान ने जहाँ तक एक क्लैरिफिकेशन दी है कि हमारा दहशतगर्दी के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि हम दहशतगर्दी को फेस कर रहे हैं, और दहशतगर्दों के खिलाफ जो सबसे बड़ी जंग है इस वक्त पूरी दुनिया में वो पाकिस्तानियों ने लड़ी है। पाकिस्तानी एज अ नेशन और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपनी कौम के शाना बेशाना फ्रंट लाइन में खड़े होकर अपनी शहादतें दे रहे हैं। तकरीबन 8 से 10 हज़ार हमारे फौजी जवान और ऑफिसर शहीद हो चुके, पुलिस के इसके साथ हैं, FC के हैं, रेंजर्स के हैं, और कौम के बाकी तकरीबन जो मैं बताऊँ आपको कि 60 से 65 हज़ार जो सिविलियन कैजुअल्टीज हो चुकी है। अब ये सारी चीज़ें अगर हैं तो इसमें हमें देखना ये पड़ेगा कि ये स्ट्रेटजी किसकी है, अफगानिस्तान के रास्ते या अफगानिस्तान के सरजमीन का इस्तेमाल कौन कर रहा है, वो सारा हिंदुस्तान कर रहा है। और इस चीज़ पे अमेरिका के जनरलों की अपनी स्टडी है। मुझे याद है 2009 में
اور 2010 میں جنرل میکرسٹل نے اس چیز میں بڑی کلیئر ایک پیپر لکھا تھا امریکن گورنمنٹ کو، اوباما کو ایک پیپر لکھ کے دیا تھا کہ پاکستان کے کنسرنز بڑھتے جا رہے ہیں جتنا زیادہ ہندوستان افغانستان میں انوالو ہوتا جا رہا ہے، لہذا ہندوستان کی جو انوالومنٹ ہے اس کو کم کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم افغانستان کو کوئی اپنا صوبہ بنانے چاہتے ہیں یا افغانستان میں کوئی اور انٹرسٹ ہے۔ وہ جو کوسچن آپ نے بڑا کیا تھا کہ افغانستان کتنا ضروری ہے پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے، افغانستان پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے۔ بدقسمتی سے مجھے محمد کارزئی کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ حامد کارزئی یا یہ عبداللہ یہ سارے لوگ چونکہ ایک ہی جس کو میں آپ کو کہوں کہ ان کے لیے جو نیریٹو آتی ہے یا ڈائریکٹو آتا ہے وہ نئی دہلی سے آتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ حامد کارزئی نے ایک پریس کانفرنس میں کابل میں کہا تھا کہ میں پاکستان کو افغانستان بنا کے چھوڑوں گا۔ بالکل، اور یہ بیسیکلی یہ تھا کہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہی کام ہم پاکستان میں کرائیں گے۔ اس کے لیے ظاہر ہے ان کے پاس اپنی سکت تو نہیں تھی، لیکن ہندوستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے راہ نے ان کی انٹیلیجنس ایجنسی NDS کو ٹرینڈ کیا۔ وہ لوگ افغانستان کی سرزمین کا استعمال کرتے ہوئے آج آپ نے خیبر کلیئر کر لیا، محمد کلیئر کر لیا، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان سارا کلیئر کر لیا۔ آپ کی فوج سارا کچھ کلیئر کر کے سول ایڈمنسٹریشن کو کہتی ہے کہ آپ ٹیک اوور کریں۔ نیکسٹ ڈے یا 10 دن بعد اسی طرح کے جو وہ جنگجو ہیں، جو ٹیررسٹ ہیں، ملیٹنٹس ہیں، وہ دوبارہ پاکستان کی سرحدوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ وہ سارے لوگ ہیں۔ سر اس میں ایک اور بھی بات پچھلے دنوں پڑھنے میں آئی کہ افغان حکومت ان ٹیررسٹ کو لیگل ڈاکومنٹس دے کے پاکستان بھجوانے کی پلاننگ کر رہی ہے، پلاننگ بھی کر رہی ہے اور بھیج بھی رہی ہے۔ اب گزارش یہ ہے نا کہ پاکستان نے جب سے یہ جو موومنٹ کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو اس میں ان کی لیگلٹی ہونی شروع ہو گئی۔ اس میں امریکن خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت جو داعش ہے، IS خراسان کا جو چیپٹر ہے، یہ افغانستان میں پنپ رہا ہے۔ ان کو یہاں پہ کہاں لایا؟ ان کو امریکن افغانستان میں لائے، اور افغانستان ٹارگٹ نہیں ہے داعش کا، بالکل ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان ہے۔ اور پاکستان کا جو ان کی نظر میں ہے، پاکستان کے دو بڑے آبجیکٹیو ہیں، ایک جو پاکستان کے نیوکلیئر پہ وہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور دوسرا پاکستان کے چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہماری قوم سر یہ سی پیک کے اوپر بھی بات چیت ہوگی، کیونکہ امریکہ کا ایک بڑا کھلا بیان آ گیا ہے جس میں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ پاکستان میں ان کو یہ سی پیک بالکل ایکسیپٹیبل نہیں۔ ایک تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور اس سے پہلے کہ ہمارے پروگرام میں وہ وقت کم رہے، ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ میں رشیا ٹوڈے کی ایک سٹوری پڑھ رہی تھی، اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا، جو تجزیہ کار ہے انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ چونکہ داعش جو ہے اس کا کردار عراق سے اور سیریا سے تھوڑا مختصر ہو گیا ہے، تو اب پاکستان کو اسپیشلی اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی، اپنے ارد گرد کے حالات کے اوپر نظر رکھنی ہوگی، کیونکہ پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں، پارا چنار ہے، کرم ایجنسی ہے یا دوسری ہے، یہ لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگلی جو جنگ ہے کیا وہ پاکستان کے اوپر مسلط کی جائے گی؟ کیونکہ باقی جگہوں پہ تو امریکہ کی جنگ آپ نے دیکھ لی، افغانستان میں ابھی تک وہ موجود ہے، انہوں نے وہاں سے انخلا کرنا تھا 2013 میں، نہیں کر پائے ہیں، مزید فوجیں بھیج دیں۔ تو سر ان دو پوائنٹس کے اوپر ذرا بات بڑا امپورٹنٹ، اور جو آپ نے یہ بڑا امپورٹنٹ ہائی لائٹ کیا یہ ایشو، گزارش یہ ہے اس سلسلے میں کہ دنیا میں پاکستان کو ختم کرنے کے لیے، پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے بہت میپ بھی بنائے گئے، بڑی اسٹریٹجیز بنائی گئی، اور یہ پینٹاگون میں یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ امریکہ کا جو تھنک ٹینک ہے پینٹاگون میں بیٹھ کے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں پاکستان کے خلاف۔ اور اس سلسلے میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ اب جو داعش کو یہاں لایا جا رہا ہے، داعش کو اس حساب سے لایا جا رہا ہے کہ ان کی دہشت گردی کا جو ریکارڈ ہے وہ طالبان سے بڑا ہے، یعنی TTP سے بڑا ہے۔ ان کی دہشت گردی کا جو ریکارڈ ہے وہ القاعدہ سے زیادہ ہے، جس کو کہیں خوفناک ہے۔ لہذا یہ لوگ جب پاکستان کی طرف آئیں گے تو وہ کام جو ہم پاکستان کو آج سے پہلے، یعنی آج سے 8-10 سال پہلے پاکستان کو تباہی تک دیکھنے چاہتے تھے، وہ یہ لوگ جا کے کریں گے۔ میں آپ سے یہاں گزارش کروں کہ یہاں اس قوم کی ریزیلینس بھی ہے، اور اس قوم کی بہت بہادر مسلح افواج ہے۔ یہ آپ نے جو ذکر کیا نا، کیپٹن حسنین جیسے بے شمار ینگسٹر جو ہیں، یہ قربانیاں دینے کے لیے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک پاکستان کا فوجی بارڈر پہ، خواہ وہ مشرقی بارڈر پہ ہو یا مغربی بارڈر، یا پھر اندرونی طور پہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا، تو یہ اس لیے قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے راتوں اور دن جاگتے ہیں کہ ہماری قوم، ہمارے عوام، ہمارے والدین آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ لہذا قوم کو، ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو، ان سولجرز کو ضرور یاد کرنا چاہیے۔ اب پاکستان آرمی کی وجہ سے، ویسے تو پوری پاکستانی قوم ہے، پاکستان آرمی کی وجہ سے، پاکستان
सीरिया नहीं बना, बिल्कुल पाकिस्तान लीबिया नहीं बना है, अफगानिस्तान नहीं बना। जी अफगानिस्तान नहीं बना, और पाकिस्तान इराक नहीं बना, सिर्फ इसलिए कि हमारे साथ पाक फौज खड़ी है। मैं आपको बताऊं ना कि जब अमेरिका ने 2001 में ये पॉलिसी शुरू की थी बुश की, तो उसका सबसे बड़ा टारगेट पाकिस्तान था, और पाकिस्तान ने उस वक्त भी अपने आप को बचाया। उस वक्त मैं कहूं कि एक बड़ी स्ट्रेटजी, आज लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि किस अंदाज से पाकिस्तान को सेव किया गया। अब जो जंग आप कह रही थी ना कि हमारी एजेंसियों के थ्रू, यहाँ पे भी अगर आप देखें अंदरूनी तौर पे कुछ हमारे सियासतदान हैं आज भी चाहते हैं कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा ना बनाया जाए। जनाब नहीं बनाएंगे तो फिर ये एरिया इसमें लॉलेस एरिया होगा। जब तक पाकिस्तान की दहशतगर्दी के लिए बड़ा सॉफ्ट टारगेट और प्लेस हो जाएगा। आज जब पाकिस्तान की फौज ने ये सारे इलाके क्लियर कर दिए, वक्त आ गया है, और इन लोगों की डिमांड है, मैं आपको बताऊं कि वहां के जो लोग हैं ना, फाटा के लोग, उनकी डिमांड है कि हमें खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनाया जाए ताकि वो लोग पाकिस्तान के शहरी उसी तरह बने, उसी तरह फीलिंग रखें, उसी तरह फीलिंग रखें। वही सुप्रीम कोर्ट की भी रिट हो, हाई कोर्ट की भी रिट हो, और बजाय ये कि वो कोई मवेशी तो नहीं है कि एक आदमी गुनाह करता है तो पूरे का पूरा गांव या पूरे का पूरा इलाका जला दिया जाता है। बिल्कुल। तो ये सर प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह को, दिफाई तज्जियाकार भी हैं और इसके अलावा एनवायरनमेंट के ऊपर भी काफी काम कर रहे हैं। सर आपको आवाज आ रही है हमारी? जी ये आ रही है। सर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे, दिफाई तज्जियाकार हैं आप, लेकिन एनवायरनमेंट के ऊपर भी आपकी बड़ी नजर है। सर इस्लामाबाद में क्या हो रहा है आपने देखा? दरख्त काटे जा रहे हैं। एम्बेसी रोड जो है इस्लामाबाद का G6 का एरिया, वहां पे सारे कदीम और नायाब दरख्त जो हैं वो धड़ाधड़ बेदर्दी से काटे गए। उसके अलावा जितने भी हमारे एवेन्यूज है वहां पे भी दरख्त काटे गए, और अभी कुछ अर्सा पहले ही एक रिपोर्ट आई है कि वाटर शॉर्टेज भी होने वाली है पाकिस्तान में, और 2020 के बाद पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में हो जाएगा जो वाटर क्राइसिस फेस करेंगे। तो सर मुझे ये बताइए कि इस्लामाबाद में इंतजामिया कहाँ है, क्योंकि हमें ट्रैफिक के भी बेशुमार हर रोज घंटों में ये मसाइल देखने पड़ते हैं। किस तरह से देखते हैं इंतजामिया क्या कर रही है इस्लामाबाद में? मैं शायद आपको पता होगा उरूज के पाकिस्तान में जो गवर्नेंस है वो सबसे ज्यादा कमजोर है, और पाकिस्तान की कमजोरी बुनियादी तौर पे यही है कि यहाँ पर जो है जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के तहत वो काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एनवायरमेंटली ये जो है बहुत गलत काम है कि आप ग्रीनरी को खत्म कर रहे हैं। हालांकि ऐसे ममालिक में कुछ महीना पहले आया हूँ कि फिनलैंड जिसमें बहुत ज्यादा जंगलात है, लेकिन वो फिर भी अपनी जरूरियात के लिए रूस से जो है वो वुड दरामद करते हैं, मंगवाते हैं, और अपने जंगल को खत्म नहीं करते। तो मेरे ख्याल में इस लिहाज से इस्लामाबाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको देखना चाहिए। इनमें एक था कि एक वक्त के ऐसे कोई खास पौधे थे जिससे सेहत के कोई मसले होते थे और उनको काटा गया, तो वो ठीक था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको ग्रीन रखा जाए। इस्लामाबाद की अपनी खूबसूरती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आज जब एनवायरनमेंट के हवाले से मैं गेस्ट इनवाइट करना चाह रही थी तो मुझे सैडली अनफॉर्चुनेटली एनवायरनमेंट के ऊपर काम करने के लिए कोई एनजीओ जो है उस तरह नहीं मिले या कोई इस तरह के गेस्ट नहीं मिले। तो जब मेरी आपसे बात हुई आज इस प्रोग्राम के हवाले से तो मुझे ये लगा कि ये जो एनजीओ पाकिस्तान में काम कर रही हैं एनवायरनमेंट के हवाले से स्पेशली, क्या वो वाकई सही काम कर रही हैं? क्योंकि मुझे आज तक नजर नहीं आया ऐसा कोई काम, कोई अवेयरनेस कैंपेन हो, कुछ हो कि इस्लामाबाद को किस तरह आपने इसके दरख्तों का ख्याल रखना है, इसके मौसमों का ख्याल रखना है, वाटर का किस तरह अवेयरनेस देनी है। तो सर ये जो हमारी एनजीओज हैं, आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? मेरे ख्याल में मैं जनरली जो एनजीओज की कारकर्दगी है या एक फैशन है, ये ज्यादा बाहर के मुल्कों से पैसे लेने के कामों में लगे हुए हैं, और मेरे ख्याल में कोई खास काम नहीं करते। बल्कि मैं सेक्रेटरी भी था, तो यूएन का डायरेक्टर जो था इस मुल्क में, वो आया था कि ये एनजीओ है और ये कहते हैं कि हम बहुत काम करते हैं, और वो मेरे ख्याल में उनको डियाना फंड से फंड मिलते थे। ठीक है। तो वो वहां पर केस हो गया, तो
उसके ऊपर फीस लगा दी उनके कोर्ट्स ने, तो यूएन इनको फंड दे रहे कि नहीं। तो मैंने कहा कि किधर है सामने एनजीओ वाले, वो खड़े थे हजरत। मैंने कहा आपकी किधर ऑफिस है ट्राइबल एरिया में जो आप कहते हैं? बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कोरम। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कोरम का पीए मिलाओ। मैंने कहा आपका ऑफिस का क्या नाम है? तो उसने कहा ये है। मैंने पीए से पूछा इस किस्म का ऑफिस आपके उधर है? तो उसने कहा नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। मैंने कहा आप एक आदमी गाड़ी पे भिजवा सकते हैं, एड्रेस जो है वहां पर देख भी ले। उसने कहा अभी मैं देख के कर दे देता हूँ। बिल्कुल ठीक तो है। मैंने उन्होंने बता दिया। तो मैंने कहा कि ये टोटल आपसे पैसे लेने के लिए उन्होंने पेशावर में बहुत जबरदस्त दफ्तर बनाया हुआ है जी जी। और उसमें लड़कियां बिठाई हुई हैं और ये तमाम काम चलता है। तो एनजीओ से आप मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेशन ज्यादा ना करें, ना ये फील्ड में जाते हैं। ये इनका टोटल मैंने एक बनाई हुई है सिविल सोसाइटी की एक किस्म की। तो ये तमाम ने कहा कि आप हमारे हेड हो जाए पेशावर में। जी जी। मैंने कहा मेरे 3 शराइत है कि ओवरहेड पे खर्च आपका 25% से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। ओवरहेड ये होते हैं कि आप अपना दफ्तर बनाते हैं और उसमें कालीने और उसमें फलाना स्टाफ और गाड़ियां और ये वो करते हैं और फील्ड में कोई काम नहीं करते। और दूसरा आपका ऑडिट होना चाहिए। बिल्कुल। तीसरा एम्प्लॉइज जो है वो एनटीएस के थ्रू आने चाहिए। अगर ये 3 कबूल है तो आप आ जाए, क्योंकि मैं झूठों का गवाह नहीं बन सकता। बिल्कुल ठीक है। तो आई एम रेडी टू लीड यू बिल्कुल ठीक है। एंड इंशाल्लाह आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। ठीक है। इसमें से एक भी इन शराइत को मानने को तैयार नहीं था, हालांकि मेरा उनके साथ कोई काम नहीं था। मैंने कहा कि आप जो है ना किसी पॉलिटिशियन के बेटे को मैट्रिक था, उस वक्त उसको 2 लाख रुपए तनख्वाह और एक लैंड क्रूजर दी हुई थी वो मालाकंड में। तो सर जब इस तरह के हालात होंगे तो क्या एनवायरनमेंट के ऊपर काम होगा? तो एनवायरनमेंट क्या काम होगा? तो इस तरीके से ये नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये जो हमारे जंगलात है ये कीमती सरमाया है। बिल्कुल। और इसको काटना और फिर इसका बेचना और इसका अजीब सी एक सूरत हाल है। और इस्लामाबाद में तो खासकर मशहूर है कि ग्रीन जो है, जो लोग बाहर से आते हैं, आपका कैपिटल है। बिल्कुल। और इसको तो इसी तरह मेरे ख्याल में खूबसूरत तो मेंटेन especially, रखना चाहिए। बिल्कुल। या तो सर बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने शिरकत की। मोहम्मद अनवर साहब आपकी तरफ आएंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया का क्या किरदार अभी तक सामने आया है जो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन है उस हवाले से, क्योंकि आपका ताल्लुक सिविल सोसाइटी से है। अभी ब्रिगेडियर साहब की आपने बात सुनी और मेरा भी तकरीबन वही ओपिनियन है जो उनकी है कि मैंने एनवायरनमेंट के ऊपर किसी भी एनजीओ को कोई काम करते हुए इस्लामाबाद में नहीं देखा। लेकिन नाम बहुत है, सोशल मीडिया के ऊपर शोर बहुत है और वहीं पे उनकी रेटिंग में वो नंबर 1 पे आ जाते हैं। ऑन ग्राउंड उनका काम जो है वो नजर कहीं नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया। अभी कल एक 2 दिन की कॉन्फ्रेंस एक क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ने जो है वो की, जिसमें पूरी पाकिस्तान से उन्होंने सारी यूनिवर्सिटीज़ के यूथ को बुलाया यहाँ इस्लामाबाद में, जिसमें हमारी अपनी फाउंडेशन जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ उन्होंने भी कुछ थोड़ा सा सपोर्ट किया गवर्नमेंट को, और उसमें काफ़ी सारे अदारे उसमें थे। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम इन्वायरमेंट सेमिनार करवाते हैं, आप लोग कॉन्फ्रेंस कराते हैं, आप लोग ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल काम क्या करते हैं? उनका यह है कि लोगों को पहली बात तो अवेयरनेस दें कि है क्या इशू, क्या है। हमारे जो भी हम कोई भी काम इन्वायरमेंट के हवाले से करते हैं, माहौल के बारे में करते हैं, तो हमारी सियासत दरमियान में घुस आती है। ठीक है। एक जिस तरह दरख्त काट रहे हैं, अगर दरख्त में हम कहते हैं कि दरख्त ना काट रहे हैं, इस्लामाबाद में इतने दरख्त कट चुके हैं कि अभी आप 5 साल पहले या 10 साल पहले का वेदर आप डेली आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर हमारा हो रहा होता है। लोग अवेयर नहीं है उसके बारे में। छोटे छोटे किताबचे बना के हम खुद, हमारी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैं जॉब कर रहा हूँ, मुख्तलिफ स्कूलों में दिए जा रहे हैं, बच्चों के साथ हम दे रहे होते हैं कि ये पढ़े। लेकिन जो आम शहरी है वो कभी नहीं दरख्त काटेगा। ये तो माफियाज काट रहे हैं, ये तो इस्लामाबाद की इंतजामिया की नाक के नीचे हो रहा है। आप उनकी अवेयरनेस के लिए कुछ करें ना। वही बात है कि उस मिनिस्ट्री में आपका सबसे थका हुआ मिनिस्टर जो है वो इन्वायरमेंट में आएगा, सबसे जो जिसको और नहीं लेंगे वो इन्वायरमेंट में, क्योंकि इन्वायरमेंट में तो आता ही कोई नहीं है। इन्वायरमेंट का वो क्योंकि अट्रैक्टिव नहीं है, सारा डिपार्टमेंट ही अट्रैक्टिव नहीं है। गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री बना दी है लेकिन उसकी वो अट्रैक्शन नहीं है। अब एक को फाइनेंस का मिनिस्टर बनाते हैं, दूसरे को कहते हैं आप इन्वायरमेंट का बन जाए, वो किसको प्रेफर करेगा? या एक को कहते हैं आप इंटीरियर बन जाए या इन्वायरमेंट बन जाए, वो उसके लिए प्रायोरिटी नहीं है। वो सारी सेम लोगों को में भी लोग इसको, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म में चल रहे हैं,
हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम सारे शहर का कूड़ा करकट इकट्ठा करके ऊपर डंप करके ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं, सफेद कर रहे हैं, हालांकि वो 20-25 साल 30 साल बाद वो आपका जहरीला पानी बन रहा है, बता रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी जाने दो जी, हम आने वाली नस्ल को जो अभी मौजूदा है हम आने वाली नस्लों को बेच रहे हैं, कर रहे हैं। लोन हम अगर ले रहे हैं तो हम कहते हैं जी हमारे आने वाली सब्सिडी दे रहे होते हैं तो हमारे पोते नवासे जो है वो आके पे कर लेंगे, खैर है। सेम हमारा वही है कि हम शापर जो है वो डंप करके कूड़ा करकट सारा शहर इकट्ठा करके, पिछले दिनों हम एक इस्लामाबाद के आउटसाइड में एक कूड़ा इकट्ठा करके आगे वो खाद बना रहे हैं, उनसे मैंने पूछा कि कितनी आप खाद बना रहे हैं, 50% वो कहते हैं जी सीडीए उठा के ले जाता है। अब सीडीए कहां ले जाता है, सीडीए के पास कोई ऐसा कंजर्वेटर नहीं है, रिसाइकल करने के लिए नहीं है, सीडीए फिर उसको डंप कर रहा है, जहां नीचे जो इवन के आपके जो नस्ट यूनिवर्सिटी है, नस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो सारा कूड़ा डंप हुआ हुआ वहां, अभी भी वहां कई दफा आप देखते हैं तो फर्श उखड़ रहा होता है, वो सारा, ये सारी हमारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। लेकिन हम सीडीए से जरूर पूछेंगे, अगर सीडीए ने कभी हमारे कॉल रिसीव कर ली या अगर बात करने पे तैयार हो गए। साहब ने एक जो एनजीओ का कहा, बिल्कुल एनजीओ जो है वो वाकई वो काफी करप्ट हैं, लेकिन काफी सारी एनजीओ काम कर भी रही है, वो नहीं है को सारे। मैं 25 साल से एक अदारे में काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि एक 5 साल हम ट्रांसपेरेंट जो है वो कर रहे होते हैं, खुद हम लोगों को चेक कर रहे होते हैं, तो उसमें काफी ट्रांसपेरेंसी भी है। और जिस तरह अभी भी हमारे जो सोशल सेक्टर में शौकत खानम है, ईदी वेलफेयर है और इस तरह के जो अदारे हैं वो भी इसी सोसाइटी, वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन सर एनवायरनमेंट के ऊपर काम करने की इंतहाई जरूरत है। सर आपकी तरफ आऊंगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया की बात कर रहे थे, तो इसी तरह जो अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान में सी पैक तो हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, कहीं उसके पीछे, अमेरिका के इस बयान के पीछे हिंदुस्तानी कुछ फीडबैक या कोई उनकी सपोर्ट या उनका मकसद तो नहीं है? आपको क्या नजर आ रहा है? इसके ऊपर थोड़ा सा आपका तजज़िया चाहूंगी। उन्होंने बात यह है कि आपको याद होगा कि इस साल मई में एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हवाले से बीजिंग में एक कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें चाइना ने ऑलमोस्ट तमाम ममालिक को इनवाइट किया, उनके रिप्रेजेंटेटिव आए। हिंदुस्तान ने उस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट किया। जी जी। हालांकि हिंदुस्तान को खास करके इनवाइट किया गया था। उसकी वजह यह है कि ये जो ओवरऑल चाइना का वन बेल्ट एंड वन रोड है, जिसको अभी नया नाम देके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से जाना जा रहा है, इसका कुछ पोर्शन, बल्कि मोस्ट ऑफ द पोर्शन अल्टीमेटली हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखें बांग्लादेश से जो इलाके हैं, उसके बाद जो श्रीलंका के साथ हैं, फिर मालदीव के साथ हैं, फिर पाकिस्तान का अपना जो पाकिस्तान और चाइना का जो सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ये आज हिंदुस्तान मुखालफत कर रहा है। कल मैं आपको बताऊं कि ये सी पैक सिर्फ चाइना और पाकिस्तान के लिए नहीं है, बल्कि रीजन की बेनिफिशरी होगा। उसकी वजह ये है कि जब इसकी एक्सपेंशन हो जाएगी, जब ये बाकायदा चलना शुरू हो जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कॉरिडोर नहीं होगा, बल्कि खित्ते के जितने ममालिक हैं अल्टीमेटली लैटरल के थ्रू इसमें सारे आके शामिल हो जाएंगे। और ये जिसको बाज़-औक़ात लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान बन जाएगा, ये तमाम एनर्जी रिच जो कंट्रीज है ना, एनर्जी रिच कंट्री से एनर्जी हंगरी कंट्रीज जो है उसकी तरफ, चूंकि पाकिस्तान एक सेंट्रल पोजीशन है, तो पाकिस्तान की पोजीशन के हवाले से इसको जियोग्राफिकल पिवट भी कहा जाता है। और उसी लिहाज से पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स से बाकी ममालिक मुस्तफीद हों। लेकिन आपने जो कि हिंदुस्तान के हवाले से बात की, पहली बार खुल के सर इसी में एक और क्लब कर लें मेरा क्वेश्चन, वो जो दाइश और ISIS को पाकिस्तान में लाने के लिए ये जो माहौल बनाया जा रहा है, वो कहीं सी पैक को मुतासिर करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी पे सारी बातचीत करूंगा। अमेरिका के जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं जेम्स मैटिस, चूंकि ही इज अ रिटायर्ड जनरल, और उसने हिंदुस्तान का विजिट किया, अफगानिस्तान का विजिट किया, और उसके बाद जाके उसने अमेरिका में आर्म सर्विसेज कमेटी के सामने ये स्टेटमेंट दी कि हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को, बेसिकली उसने सी पैक को डायरेक्ट निशाना तो नहीं बनाया, लेकिन उसने कहा कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मुखालफत करते हैं। और खास करके उसने कहा चूंकि उसका एक जो बाजू है, एक जो हिस्सा है, वो डिस्प्यूटेड रीजन से गुजर रहा है, और उस डिस्प्यूटेड रीजन का मतलब है चाइना पाकिस्तान के दरमियान गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, जो कि लार्जर कश्मीर का हिस्सा है। गुजारिश ये है उरूज कि क्या ये रोड और बेल्ट और रोड इनिशिएटिव, ये सी पैक जो है, क्या ये पहली इनिशिएटिव है? इससे पहले कुछ नहीं था। इससे पहले करम हाईवे तो बनी हुई है ना, KKH बनी हुई है। तो KKH जब बनी है तो इसका मतलब है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग या आजाद कश्मीर के लोग, उनको भी तो जिंदगी गुजारने का हक हासिल है। और इन लोगों ने तो अप्ट करके पाकिस्तान में शामिल हुए थे, पाकिस्तान के लिए जंग लड़ी थी,
पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए Exactly, तो इसको डिस्प्यूटेड क्यों कहा जाता है? डिस्प्यूटेड अगर है तो वो मकबूजा कश्मीर है, ये डिस्प्यूटेड नहीं है। Exactly. गुजारिश ये है कि तो ये अमेरिका इसको डिस्प्यूटेड मैं बताता हूँ क्यों उसकी कर रहा है? वजह। अच्छा, यही मई की जो कॉन्फ्रेंस है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे बात हुई थी, इसमें चाइना ने इस पूरे मंसूबे को कंसीड किया, इस फर्म किया कि ठीक है ये मंसूबा होना चाहिए। अमेरिका ने चाइनीज की तमाम प्लानिंग को यस किया। अब चूंकि आपको पता है ट्रंप एक ऐसा आदमी है जो कि जिसको कहें कि उसमें मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है। दरमियान में क्या हुआ, उसके बाद मोदी साहब गए, मोदी साहब की बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई, और वो जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है अमेरिका के, जिसमें चाइना को कंटेन करने की पॉलिसी है, तो अब उन सारी चीजों पे अमेरिका झुक गया इंडिया के सामने, और ये सारी नैरेटिव इंडिया की है, ये अमेरिका की अपनी नैरेटिव नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है, पता भी ना हो शायद पाकिस्तान के, मैं इस वक्त मेरा ख्याल है ये जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं एहसन इकबाल साहब, ये गए हैं और अमेरिकन थिंक टैंक को भी इन्होंने बताया कि आपने जो सीपैक की मुखालफत की है, आप हिंदुस्तान के एंगल से, ये हिंदुस्तान के जहन से सोच रहे हैं, आप पाकिस्तान के एंगल से सोचें, लेकिन पाकिस्तान के एंगल से भी नहीं। अल्टीमेटली आप इस तरीके से सोचें कि इसमें ट्रेड एंड एनर्जी कॉरिडोर जो बन रहा है, इसमें बेसिकली एक दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक रास्ते खुल रहे हैं, उसमें कल अमेरिकन भी मुस्तफीद होंगे। बिल्कुल, और ये इस रीजन में भी तमाम मुल्कों के लिए, तमाम ममालिक के लिए खुशहाली लाएगा। ब्रिगेडियर डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद अनवर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुकालमा में आज तक के लिए बस इतना ही। हमने कोशिश की कि इस्लामाबाद के हवाले से भी बातचीत करें, एनवायरनमेंट के हवाले से भी बातचीत करें, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे इंटरनेशनल जो मामला चल रहे हैं उनके ऊपर भी बातचीत करें। मुझे उम्मीद है कि आज का मुकालमा आपको पसंद आया होगा। आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।